चलिए इस 15 मिनट शो में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। सीटेट 2026। तो आज देखते हैं हम लोग जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आपके सामने है। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। देखिए सर, पहला प्रश्न ये है कि मूत्राशय के खुले द्वार को क्या कहते हैं? नेफ्रीडिया, मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग और नेफ्रॉन। ठीक है, तो आप यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी और डी दिया गया है। तो आप याद रखिएगा मूत्राशय जो होता है उसके जो खुले द्वार होते हैं उसे मूत्रमार्ग कहते हैं, जहां से फाइनली मूत्र बाहर निकलता है। किडनी के सबसे छोटे यूनिट को आप याद रखिएगा कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो आप याद रखिएगा नेफ्रॉन कहते हैं। और किडनी से ही आप याद रखिएगा एक नली निकलता है जिसका नाम है आपका मूत्रवाहिनी। तो किडनी से निकलने वाली दो नलियां आप याद रखिएगा जिसे मूत्रवाहिनी कहते हैं, और मूत्राशय से निकलने वाली जो नलियां होती हैं उसे हम मूत्रमार्ग कहते हैं। और किडनी के सबसे छोटे इकाई को आप याद रखिएगा कहते हैं नेफ्रॉन। और आप जानते हैं कि किडनी का अध्ययन जो होता है ये कहलाता है नेफ्रोलॉजी। क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी। तो ऐसे प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिया गया सर, विटामिन शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था, किसके द्वारा दिया गया था, ये आपको जानना जरूरी है। तो विटामिन शब्द जो दिया गया था एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फंक, आपने नाम सुना भी होगा, फंक ने दिया है। ठीक है, और विटामिन आप याद रखिएगा विटामिन का मेन कार्य हमारे शरीर को रोगों से सुरक्षा देना, अर्थात हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में विटामिन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो विटामिन शब्द किसने दिया था? विटामिन शब्द फंक के द्वारा दिया गया था। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक वसा में घुलनशील होते हैं और एक जल में घुलनशील होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई और के होते हैं, जबकि जल में घुलनशील विटामिन आप याद रखिएगा बी और सी होता है। आप सभी छात्रों को कमेंट में बताना है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। तो यहाँ पे आंसर फंक हो जाएगा, आप याद रखिएगा। जबकि टीके का खोज अगर पूछा जाएगा कि टीके का खोज किसने किया था, तो भाई साहब टीके का खोज जो है ये किया था किसने, आप बताइएगा, एडवर्ड जेनर किया था या और कोई किया था, ये भी आपको कमेंट में बताना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिया गया है था, C6H4 में कितने अचक्रीय श्रृंखला समावयवी संभव हैं? 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, कितने हैं? तो आप याद रखिएगा टोटल 5 होता है। कितना होता है? 5 होता है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि समसूत्री कोशिका विभाजन के निम्नलिखित चरणों में उनके घटित होने का क्रम व्यवस्थित कीजिए। यानी सबसे पहले कौन होता है, उसके बाद कौन होता है, उसके बाद कौन होता है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया 4 स्टेज दिया गया है, एनाफेज, टेलोफेज, मेटाफेज और प्रोफेज। आप अगर सेल डिवीजन पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, इसलिए यहाँ पर आप याद रखिएगा 4 3 1 और 2 हो जाएगा। इसलिए आंसर आप याद रखिएगा, आंसर आपका बी हो गया। और आप कमेंट में बताइएगा कि जो सेल डिवीजन होता है और खास करके माइटोसिस जो सेल डिवीजन होता है उसका सबसे बड़ा अवस्था क्या कहलाता है, प्रोफेज या फिर एनाफेज? ठीक है, चलिए बताइएगा। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिया गया है, देखिए प्रश्न कर रहा है लाइकेन किस जीव के बीच सहजीवी संघ के रूप में बनते हैं? मैंने आपको बताया भी था कई बार कि लाइकेन का जो निर्माण होता है वो कवक और शैवाल के सहयोग से होता है। कवक और शैवाल आपको जहां भी मिलेगा वहां पर आप याद रखिएगा, यहाँ पे कवक और शैवाल। शैवाल का अध्ययन आप याद रखिएगा कहलाता है फाइकोलॉजी, जबकि कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। कवक की कोशिका भित्ति आप याद रखिएगा काइटिन का बना होता है, जबकि शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। तो ये भी प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि वायु प्रदूषक का सूचक या SO2 का सूचक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है लाइकेन को। यहां से भी प्रश्न की संभावना बनती है, इस बात को आप प्रॉपर तरीके से आप याद रखिएगा। इसलिए आंसर आप याद रखिएगा शैवाल और कवक हो जाएगा, शैवाल और कवक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, निम्न में से कौन एक हरी शैवाल का उदाहरण है? लेमिनेरिया, सारगैसम, क्लेडमाइडोमोनास और फ्यूकस।
कौन एक हरी शैवाल है? लैमिनेरिया आप दिया गया है, सारगैसम दिया गया है, क्लेमाइडोमोनास दिया गया है, फ्यूकस दिया गया है। ऑप्शन के अनुसार आप बताइएगा तो ये होगा आपका क्लेमाइडोमोनास। और ये सभी शैवाल के उदाहरण है। सारगैसम शैवाल के नाम पर ही एक सागर का नाम पड़ा है, सारगैसो सागर। आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि अंतरिक्ष का शैवाल किसे कहा जाता है तो ये नाम है आपका क्लोरेला का। जबकि आपसे पूछा जाएगा कि किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त किए जाते हैं तो उसका नाम है लैमिनेरिया। प्रश्न यहां से पूछ सकता है कि लैमिनेरिया शैवाल से क्या प्राप्त किया जाता है? आयोडीन प्राप्त किया जाता है। तो ऐसे भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। अभी हमने आपको बताया था कि शैवाल का अध्ययन जो है ये कहलाता है फाइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। तो इस तरह से ये सभी क्या है? एक प्रकार के शैवाल हैं। और शैवाल प्रायः आप याद रखिएगा जन्म लेता है कहां? जलीय क्षेत्रों में। तो ये प्रश्न कई बार महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या दिया गया है कि सूती रेशा प्राप्त किया जाता है तने से, पत्ती से, फल से और बीज से। अर्थात यहां पर दिया गया है कि कॉटन किससे प्राप्त किया जाता है। तो आप याद रखिएगा कॉटन का संबंध बीज से होता है, आंसर डी हो जाएगा। सूती रेशा आप याद रखिएगा वनस्पतियों से प्राप्त किया जाता है। भारत में आप याद रखिएगा सूती वस्त्र का प्रोडक्शन जो होता है सबसे ज्यादा आपका गुजरात और महाराष्ट्र में होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि रेशम का प्रोडक्शन यानी कॉटन का प्रोडक्शन जो होता है, कपास का प्रोडक्शन जो होता है सबसे ज्यादा आप याद रखिएगा दो ही राज्य, जिसमें एक नाम आपका है गुजरात का और एक आपका महाराष्ट्र का है। तो इसलिए आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, बीज हो जाएगा। फल का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है, ये आप जानते हैं। और फूल का अध्ययन आप याद रखिएगा एंथोलॉजी कहलाता है। ये भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। विश्व में सबसे ज्यादा रेशम का प्रोडक्शन चाइना के द्वारा होता है। नेक्स्ट दिया गया श्वसन प्रणाली के माध्यम से सांस लेने के दौरान वायु मार्ग का सही क्रम क्या है? अब देखिए वायु मार्ग का आप जो हम लोग सांस लेते हैं उसका सही क्रम आपको बताना है कि सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले नासिका है, ग्रसनी है, स्वर यंत्र है, वासिका है, फेफड़ा है और एल्यूविलाई है। अर्थात आप याद रखिएगा यहाँ पर 8 का आंसर डी हो जाएगा। और ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इस बात को आप याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि फेफड़ा के सबसे छोटे इकाई को क्या कहा जाता है तो फेफड़ा के सबसे छोटे इकाई को एल्यूविलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्यूविलाई कहते हैं। और हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण श्वसन अंग जो है वो आपका फेफड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिया गया, प्रश्न दिया गया है कि कौन सा विटामिन हड्डियों को ताकत देता है? भाई साहब ताकत कौन देता है? तो ये है आपका विटामिन डी, क्योंकि हड्डियां का संबंध जो होता है सूर्य के प्रकाश से होता है। और आप जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलता है, इसलिए हमारी हड्डियों को मजबूत होने के लिए विटामिन डी की जरूरत होती है। और विटामिन डी का रासायनिक का नाम आप याद रखिएगा कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन डी की कमी से आप याद रखिएगा प्रायः 2 रोग हैं, जिसका नाम रिकेट्स है और ऑस्टियोमेलेसिया है। तो अगर प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेसिया का संबंध किस विटामिन से है तो विटामिन डी से संबंधित है, इस बात को आप याद रखिएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, जबकि विटामिन ए का रासायनिक नाम आप याद रखिएगा इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। और विटामिन बी1 का रासायनिक नाम आप याद रखिएगा थायमिन है। और इसके कमी से बेरी रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिया गया, प्रश्न दिया गया है मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता है रक्त पटल पर, श्वेत पटल पर, दृष्टि पटल पर, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार आप याद रखिएगा दृष्टि पटल, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिया गया है, प्रश्न का जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टेरॉइड का स्त्राव करता है? मुखगुहा, अमाशय, अग्नाशय और पीताशय। 11 का जवाब दीजिएगा। और इसका संबंध आपका क्या हो जाएगा? पीताशय हो जाएगा। ठीक है, आप याद रखिएगा आंसर आप डी करेंगे और सभी छात्र इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिया गया है कांड्रा के अस्थि विकास द्वारा बनने वाले हड्डियों को क्या कहते हैं? कलास्थि, कांड्रास्थि, त्वचीय अस्थि और उपास्थि कहा जाता है। ऑप्शन के अनुसार जवाब देना है। तो इसे कहते हैं कांड्रास्थि कहते हैं। क्या कहते हैं? कांड्रास्थि कहते हैं। ठीक है, और ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि हड्डियों और हड्डियों के जोड़ को क्या कहते हैं और अस्थि और मांसपेशियों के जोड़ को क्या कहते हैं? तो एक को आप याद रखिएगा लिगामेंट कहते हैं और एक को टेंडन कहते हैं। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब कॉलम को मिलाना है आम का पेड़, मशरूम का पेड़, घटपर्णी का पौधा, अमरबेल का पौधा
और यहाँ पर ऑप्शन मिलाना है, ऑप्शन ए और बी और सी के साथ जवाब देना है आपको। तो आंसर आप याद रखिएगा, आंसर आपका सी होगा। अमरबेल एक आप याद रखिएगा जनरली परजीवी का उदाहरण है। घटपर्णी आप याद रखिएगा आम का पेड़ जो होता है ये स्वपोषी होता है। घटपर्णी आप याद रखिएगा कीटभक्षी होता है। और मशरूम आप याद रखिएगा मृतजीवी होता है। हाथी परपोषी होता है। और यहां से ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ऑप्शन के अनुसार ये सही है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। पेशीय आंतरिक निम्नलिखित में से किसका संचयन है। अब देखिए पेशियों में, मांसपेशियों में दर्द का मुख्य कारण क्या है। तो दर्द का मुख्य कारण लैक्टिक एसिड है। क्या है, लैक्टिक एसिड। आपने पढ़ा भी होगा कि मांसपेशियों में दर्द का मेन कारण आपका लैक्टिक एसिड है। क्या है, लैक्टिक एसिड है। कई बार ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, आप याद रखिएगा। और लैक्टिक एसिड का बनना आप याद रखिएगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा होता है। तो ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिया गया है, समुद्री जलीय पारितंत्र के ऊपरी भाग मिलते हैं, प्लवक मिलते हैं, प्लैंकटन मिलते हैं, प्लवक और नेक्टॉन मिलते हैं और वेन्योक्स मिलते हैं। 15 का आप लोगों को जवाब देना है, ए बी सी और डी जवाब देना है यहाँ पर। तो आप याद रखिएगा ये पादप प्लवक होता है। क्या होता है, पादप प्लवक होता है, याद रखिएगा। समुद्र के ऊपरी भाग पर आप याद रखिएगा क्या मिलते हैं, ज्यादा पादप प्लवक मिलते हैं। और आप याद रखिएगा वहां पे कई आप जानते हैं छोटे छोटे समुद्री जीव और भी मिलते हैं, जिसका नाम कोरल है, जिसका नाम प्रवाल भित्तियां हैं। और साथ साथ आप याद रखिएगा प्रचुर मात्रा में शैवाल भी मिलते हैं। तो इसलिए आप याद रखिएगा आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिया गया, प्रोकैरियोटिक को डैश जगत के तहत शामिल किया गया। प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और मुनेरा। यानी प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है कि जिस कोशिका में आप याद रखिएगा केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होते हैं, वैसे सेल वाले जीव को हम प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत रखते हैं। और इसमें जो वर्ग आता है मुनेरा, मुनेरा के अंतर्गत आप याद रखिएगा बैक्टीरिया आता है, साइनोबैक्टीरिया आता है, माइकोप्लाज्मा आता है, आर्कीबैक्टीरिया आता है, ये सभी मुनेरा में आता है। और इनके कोशिका में केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, इसलिए इसे प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत रखा गया है। इस बात को आप याद रखिएगा, इसलिए आंसर आपका हो जाएगा मुनेरा। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया किस में आता है, मुनेरा में। मशरूम और ईस्ट किस में आता है, फंजाई में आता है। जनरल पेड़ पौधे किस में आते हैं, प्लांटी में। और आप याद रखिएगा प्रोटिस्टा में यूग्लिना है, पैरामीशियम है, अमीबा है, प्रोटोजुआ है, डाइएटम है, ये सभी आप याद रखिएगा प्रोटिस्टा में आता है। किसमें आता है, प्रोटिस्टा में। और आप जानते हैं कि पूरे जीव जगत को 5 भागों में बांटा गया था। मुनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है और एनामेलिया है। तो आंसर आपका मुनेरा हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिया गया है, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है। भाई साहब भोजन के ऊर्जा को मापने के लिए हम कैलोरी का इस्तेमाल करते हैं। हम मनुष्य प्राणी आप याद रखिएगा श्रम के आधार पर और एज के आधार पर भोजन भी लेते हैं और कैलोरी भी लेते हैं। एक स्वस्थ और एक श्रम युक्त व्यक्ति को आप याद रखिएगा लगभग 3200 से 3500 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर एक मनुष्य एक केला, स्वस्थ केला खाता है तो लगभग उसे 100 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। इसलिए आंसर आप याद रखिएगा, आंसर आपका कैलोरी होगा। क्या होगा, कैलोरी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप याद रखिएगा, दिया गया है यहाँ पे परागन को परिभाषित किया जाता है। अब बताइए परागन को कैसे परिभाषित करते हैं, परागकण कहां बनता है ये आपको पहले जानना है। परागकण जनरली परागकोश में बनता है और परागकोश से परागकण आप याद रखिएगा हवा, कीटों, तितलियों, मधुमक्खियों के द्वारा पुष्प के स्टिग्मा में जाता है। इसलिए आंसर आपका आंसर डी हो जाएगा और आंसर डी आप लोग सही आंसर करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिया गया है, ऊर्जा यकृत और मांसपेशियों डैश के रूप में संग्रहित होते हैं। भाई साहब आपके शरीर में आप याद रखिएगा खास करके लीवर में जो होता है जनरली आप याद रखिएगा भोजन का संग्रह अगर पूछे कि किस रूप में होता है तो ये होता है ग्लाइकोजन के रूप में। किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। इसलिए आंसर आप ग्लाइकोजन करेंगे। और ये भी कई बार पूछा गया है कि हमारे लीवर में या आपके लीवर में भोजन का संग्रह किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। और ग्लाइकोजन एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो आंसर आप डी कीजिएगा, ग्लाइकोजन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिया गया, एक पेड़ की आयु को ज्ञात किया जाता है, उसका उम्र ज्ञात किया जाता है किससे। तो आप याद रखिएगा उसके वार्षिक वलयों के द्वारा, उसके
वार्षिक वलय से आप याद रखिएगा किसी भी पेड़ पौधे का उम्र ज्ञात किया जाता है। तो इसी प्रश्नों के साथ आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से। तब तक के लिए सभी छात्रों को एक बार फिर से जय हिंद। ओके।